बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। पिछले वीक हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो कल हमने उसी को कंटिन्यू किया था। हमने मुख्तलिफ लेवल्स पढ़ने थे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। तो कल हमने एटॉमिक लेवल से लेकर सेल लेवल तक पढ़ा था कि कैसे एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, कैसे वो बाउंड होते हैं और मालिक्यूल्स बनते हैं। मालिक्यूल्स की टाइप्स क्या थी, मालिक्यूल्स कैसे असेंबल होकर ऑर्गेनेल्स और सेल बनाते हैं, और सेल की क्या क्या किस्में होती हैं, और सेल्स आपस में एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। आज हमने उसी टॉपिक की अगले लेवल पे हमने जाना है। सेल लेवल से जो नेक्स्ट लेवल है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है? सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ शीट्स और बंडल्स टू फॉर्म अ टिश्यू। कि ऐसे सेल्स जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, वो ऑर्गेनाइज होकर बंडल्स की सूरत में, शीट्स की सूरत में एक टिश्यू बनाते हैं। अब देखें, सेल्स का ग्रुप है एक टिश्यू, सेल्स के जुड़ने को टिश्यू कह रहे हैं। इसका मतलब वो जानदार जो सिर्फ हैं यूनिसेलर, सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है, ये उनकी बात नहीं है या ये उनकी खसूसियत नहीं है। ये उन जानदारों की बात हो रही है जो मल्टी सेलर हैं, जिनमें सेल्स भी असेंबल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, शीट्स बनाते हैं, बंडल्स बनाते हैं, उनमें टिश्यूज़ बनते हैं। इट मीन ये जो टिश्यू लेवल है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम इंसान, हमारे जिस्म में बहुत से टिश्यूज़ हैं, प्लांट्स में भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? ज़ाहिर है सेल्स का ग्रुप है, तो जो सेल्स का फंक्शन था, फंक्शन ऑफ सेल्स इज़ नाउ द फंक्शन ऑफ होल टिश्यू। तो सेल्स का ही फंक्शन उस पूरे टिश्यू का फंक्शन है। अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्लांट टिश्यूज़ मुख्तलिफ टाइप्स के। तो उसमें जाइलम है, ये पानी की ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम के सारे सेल्स ही पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जाइलम भी वही काम करता है। फ्लोएम खुराक की ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम के सारे सेल्स खुराक की ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो फ्लोएम भी वही काम करता है। ग्राउंड टिश्यू है कॉर्टेक्स, यहाँ पे मुख्तलिफ सेल्स हैं, यहाँ पे कुछ खुराक स्टोर कर रहे होते हैं, कोई यहाँ पे बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये एपिडर्मिस है, ये पूरे स्टेम है तो ये स्टेम को कवर करती है, लीफ है तो ये लीफ को कवर करती है। सारे सेल्स एक जैसे हैं, रिलेटेड हैं, उन्होंने मिलकर टिश्यूज़ बनाए। और भी बहुत से टिश्यूज़ हैं, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, पेरन कायमा, क्लोरन कायमा। तो ये पौधे के अंदर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एनिमल्स में भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एनिमल्स में आप मिसाल दे सकते हैं मसल टिश्यू की, स्मूथ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू की। इसी तरह आप मिसाल दे सकते हैं नर्वस टिश्यू की, इस तरह ब्लड की मिसाल दे सकते हैं, इस तरह एपिथेलियम की मिसाल दे सकते हैं। ये सारे टिश्यूज़ हैं, ये सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। सेल्स जिनका सेम स्ट्रक्चर फंक्शन था, उन्होंने असेंबल होके, चाहे वो शीट की सूरत में, चाहे वो बंडल की सूरत में असेंबल हो गए और उन्होंने एक टिश्यू बना लिया। तो ये मल्टी सेलर जो कम्प्लेक्स जानदार हैं, ये उनकी खसूसियत है। और उन कम्प्लेक्स जानदारों में ये लेवल यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। ये टिश्यूज़ जो हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सेल्स असेंबल होते हैं, टिश्यू बनता है, तो टिश्यूज़ भी असेंबल हो जाते हैं और उनसे बनता है ऑर्गन एंड सिस्टम, हमारा नेक्स्ट लेवल। तो डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे? टिश्यूज़ हैविंग सिमिलर और रिलेटेड फंक्शन। ऐसे टिश्यूज़ जिनका सेम फंक्शन होता है, रिलेटेड फंक्शन होता है, आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। वो ऑर्गेनाइज होकर एक ऑर्गन बनाते हैं, टू परफॉर्म मोर इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा असरअंदाज तरीके से उसको परफॉर्म कर सकें। टिश्यूज़ अकेले भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं ताकि वही काम जो वो अकेले कर रहे हैं वो मिलकर एक ऑर्गन की सूरत में करें। ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होते हैं, ऑर्गन हर फंक्शन के लिए अलहदा ऑर्गन होता है। जैसे हम अपनी मिसाल लें, हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं? हार्ट, लीवर, किडनीज़। अब ये जैसे नीचे डायग्राम बनी है, स्टमक भी एक ऑर्गन है। इसी तरह हमारे हिस्से में ब्रेन ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन है,
स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, वो भी एक ऑर्गन है। तो बहुत से ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। हर ऑर्गन टिश्यूज़ पे मुश्तमिल है। जैसे ये मिसाल दी है उन्होंने, स्टमक के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ये ऊपर से ये खुराक की नाली है, इसके बाद ये स्टमक शुरू हो जाता है। स्टमक एक थैली की तरह, एक बैग की तरह होता है। अब इसमें देखें बेसिकली इस स्टमक को उन्होंने यहाँ क्रॉस सेक्शन काटा तो पता चलता है इसमें मुख्तलिफ लेयर्स हैं, मसल्स होते हैं इसमें। एक टिश्यू इसमें क्या मौजूद है, मसल टिश्यू। दूसरा टिश्यू इसमें क्या मौजूद है, एपिथेलियम टिश्यू। फिर ये आगे ये ड्यूडेनम शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो मसल्स भी होते हैं, मसल टिश्यू भी मौजूद है स्टमक में, और एपिथेलियल टिश्यू भी मौजूद है। ये दो टिश्यूज़ हैं, इनके फंक्शन डिफरेंट हैं। मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू ये क्या करता है, ये इसमें आपके जो स्टमक है इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये गैस्ट्रिक जूस। फ़ायदा क्या होता है, जो भी आप खुराक खाएंगे वो स्टमक में आके इकट्ठी होती। स्टमक में आती है जब खुराक, तो आपकी जो एपिथेलियल लेयर है यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं, और वो जो खुराक और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिक्स हो सकें तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है और फूड है उसकी मिक्सिंग होने लग जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, मिक्सिंग होगी तो डाइजेशन होगी, बेहतर तरीके से डाइजेशन होगी। अब देखें दो मुख्तलिफ टिश्यूज़ थे लेकिन ऑर्गेनाइज होके अब वो फूड डाइजेशन में हेल्प करें, वो फंक्शन ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा आप कह लें इफ़ेक्टिवली परफॉर्म हो रहा है। अब ऑर्गन फॉर्मेशन जो है, ऑर्गन फॉर्मेशन आल्सो हैव अ सेलेक्टिव वैल्यू। जो ऑर्गन बनता है उसकी एक सेलेक्टिव वैल्यू है, ताकि वो जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो एफिशिएंटली अकम्प्लिश हो। अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट होना, एफिशिएंट तरीके से वो मुकम्मल हो सके, क्वालिटेटिवली भी, मायारी लिहाज से भी और मिकदारी लिहाज से भी। अब देखें ना, बेसिकली टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बने हैं। अब हर ऑर्गन का अपना काम होता है। जो स्टमक का काम है वो स्टमक ने करना है। जो हार्ट का काम है, हार्ट की दीवारों में कार्डिक मसल्स होते हैं। अब वो कार्डिक मसल से क्यों मिलके बना। अब हम कहीं रनिंग कर रहे हों, एक पल तो आएगा ना कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो थक जाएंगे, पर हार्ट है सारी उम्र धड़कता रहता है, वो स्केलेटल उसके भी जो कार्डिक मसल्स हैं वो कभी भी नहीं थकते। क्यों नहीं थकते, वो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जिसके अंदर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। इसी तरह जो है वो बेसिकली आप कह लें हमारा ब्रेन है, वो नर्व इम्पल्स पैदा होते हैं और वो कंडक्ट करता है पूरी बॉडी में, न्यूरॉन्स हैं। तो हर ऑर्गन की एक सिलेक्टिव वैल्यू है। अब किडनीज़ हैं वो आपके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं। लीवर है उसके अपने फंक्शंस हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना फंक्शन। आप माउथ है, माउथ से आप खाते हैं, चबाते हैं किसी खुराक को, सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है। दांतों का अलग एक फंक्शन है। नोज़ है उसका अलग फंक्शन है, सांस लेने में भी, सूंघने में भी। इसी तरह ईयर्स है उनका अलग फंक्शन है। हर ऑर्गन की एक सिलेक्टिव वैल्यू है ताकि वो जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। ये नहीं है कि हर फंक्शन हर ऑर्गन कर सकता है। एक सिलेक्टिव ऑर्गन बनाया गया जो मखसूस एक ख़ास काम करेगा। जब एक ख़ास ऑर्गन एक मखसूस काम ही करेगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होगा। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आपको एक काम ज़िम्मे लगाया जाए और आपको एक पर्सन के ज़िम्मे 10-15 काम लगा दिए जाएँ तो आप खुद सोच लें कि जिसके ज़िम्मे एक काम है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेगा, जिसके ज़िम्मे 10-15 काम है तो वो किसी काम में वो कमी बेशी फिर रह ही जाती है। तो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे जिस्म में ऑर्गन्स बनाए हैं तो स्पेशली उस एक फ़ंक्शन के लिए बनाए हैं ताकि वो फंक्शन क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली बेहतर तरीके से मुकम्मल हो सके। अब अगर हम एनिमल्स और प्लांट को कंपेयर करें तो ऑर्गन फॉर्मेशन जो है एनिमल्स में ज़्यादा कम्प्लेक्स है। एनिमल्स के जो ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं प्लांट्स की निस्बत, क्योंकि एनिमल्स में फिर ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बना लेते हैं। ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और एक ख़ास प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे खुराक हम खाते हैं वो हज़म होती है तो सिर्फ स्टमक उसमें हिस्सा नहीं लेता, माउथ भी है, इसोफिगस भी है, स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है। स्टमक के आगे मुख्तलिफ आप कह लें स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जीजिनम, इलियम। फिर इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो बेसिकली इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें हार्ट है, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं। नर्वस सिस्टम है हमारा, उसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं।
इसी तरह हमारा जो किडनीज़ का अलहदा निज़ाम है, उसमें उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। किडनीज़ सेपरेट काम करते हैं, उसकी मुख्तलिफ नालियाँ हैं, यूरेटर, फिर आगे स्विम ब्लैडर। तो हर ऑर्गन अलहदा काम नहीं कर रहे, ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम की सूरत में काम कर रहे हैं। पर ऐसा पौधों में नहीं होता। पौधों में भी ऑर्गन्स हैं, उनके जैसे रूट्स हैं, उनकी लीव्स हैं, उनके फ्लावर्स हैं, उनकी स्टेम में हर एक का अलहदा फंक्शंस भी हैं, लेकिन ये उतने कम्प्लेक्स ऑर्गन्स या सिस्टम्स नहीं बनाते जिस तरह के एनिमल्स के हैं। एनिमल्स में ज़्यादा आप कह लें कि फंक्शंस हैं, ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस हैं। एनिमल एक्टिव एनिमल जानदार हैं, तो इसलिए एनिमल्स में ज़्यादा वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं, और एनिमल्स में जो ऑर्गन्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं और वेल डिफाइंड हैं। पौधों के जो ऑर्गन्स हैं वो इतने कम्प्लेक्स नहीं हैं और इतने वेल डिफाइंड नहीं हैं। हाँ, ऑर्गन्स हैं, उनके अलहदा फंक्शन हैं, लेकिन जैसे एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं और एक ख़ास मकसद को वो अचीव कर रहे होते हैं, वैसा प्लांट्स में नहीं होता। हाँ, प्लांट्स में मुख्तलिफ फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि ये रूट्स हैं, ये प्लांट्स को एंकर करती हैं सॉइल में, पानी जज़ब करती हैं, मिनरल्स को जज़ब करती हैं, खुराक को स्टोर करती हैं। स्टेम जो है वो सप्लाई का काम करती है, पत्तों से लेकर जड़ों तक, जड़ों से लेकर पत्तों तक जो मटेरियल्स आ जा रहे हैं वो स्टेम में से गुजरते हैं। स्टेम पूरे पौधे को सपोर्ट करती है। इस तरह जो पत्ते हैं, पत्ते खुराक को मैन्युफैक्चर करते हैं, खुराक बनाते हैं। इस तरह जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। आपके जो पौधे के जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए, उसमें स्टेमन्स हैं, उसमें कार्पल्स हैं, वो रिप्रोडक्शन होती है। सेपल्स, पेटल्स हशरात को अट्रैक्ट करते हैं। पोलन ग्रेन हवा के ज़रिए भी बिखर सकते हैं, हशरात के ज़रिए भी बिखर सकते हैं। तो कहने से मुराद ये है कि प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं और ऑर्गन्स मौजूद हैं, लेकिन उतने वेल डिफ़ाइन और कम्प्लेक्स नहीं हैं जितने कि एनिमल्स में। एनिमल्स में वेल डिफ़ाइंड ऑर्गन्स हैं और बल्कि सिस्टम्स हैं। ऑर्गन्स उन सिस्टम के पार्ट्स हैं और एक ख़ास मकसद के लिए वो पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। अब जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं किसी भी जानदार में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो सारे असेंबल होकर और एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स, ये सारे असेंबल होकर एक कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसे हम इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पौधों में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं और प्लांट एनिमल्स में क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये सारे असेंबल होकर, जैसे हम हैं इंसान, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर कितने सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट इंसान बना। पौधों में सारे इसके पार्ट्स मिलकर एक कंप्लीट पौधा बना। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक शख्सियत है, उसकी जो खसूसियात हैं उसी की हैं। वो अपने जैसे दूसरे जानदारों से भी मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे हम इंसान हैं, हम हर इंसान की अपनी अपनी एक बॉडी के खदोखाल हैं, हर एक की अपनी अपनी खसूसियात हैं। हम दूसरे इंसानों से बिल्कुल हूबहू एक जैसे भी नहीं होते, थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी होता है। इस तरह तमाम पौधे दूसरे पौधों जैसे नहीं होते, थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी होता है। तो वो डिफरेंसेस हो जाते हैं वो इंडिविजुअली, क्योंकि रिप्रोडक्शन होती है, मियोसिस होती है। ये चीज़ें अगले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि ये इख्तलाफात क्यों हैं, कि स्पीशी एक ही होती है लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं। अब बात जो यहाँ पे समझने वाली वो ये है कि हमने कहा ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम जितने भी एक एनिमल में काम कर रहे हैं या ऑर्गन्स जितने भी एक पौधे में काम कर रहे हैं, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब के दरमियान कोऑर्डिनेशन होता है। वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटेड। मिसाल के तौर पे अभी मैं रेस्ट में हूँ, बैठा हूँ किसी चेयर पे या चारपाई पे लेटा हूँ, तो रेस्ट सिचुएशन में मेरे दिल की धड़कन, मेरा सांस लेने का जो अमल है, सांस जो हार्ट बीट है या मेरा रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल से मेरा ये है कि जो हमारे दिल की धड़कन है 70 टाइम्स दिल धड़कता है 1 मिनट में नॉर्मली एवरेज, और हम 15 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं 1 मिनट में नॉर्मली। अब अगर मैं अभी रनिंग करूं या कोई एक्सरसाइज करूंगा तो क्या होगा, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, नॉर्मली 70 से स्पीड ऊपर चली जाएगी, 80-90 तक भी जा सकती, 120 तक भी जा सकती, 100 तक भी जा सकती। और सांस लेने का अमल जो 15 से 20 दफ़ा था वो 30 से 35 दफ़ा भी जा सकता है। ये कोऑर्डिनेशन है। रेस्ट में हमारे मसल्स को कम ऑक्सीजन चाहिए थी, कम खून चाहिए था,
तो दिल की धड़कन भी नॉर्मल थी और सांस का अमल भी नॉर्मल था। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे या कोई रनिंग करेंगे तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ होगी, क्योंकि अब मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, अब मसल्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए। तो वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? दिल की धड़कन तेज़ होगी तो दिल नहीं पंप करना होता ब्लड को, पंपिंग तेज़ हो जाएगी, सांस का अमल तेज़ हो जाएगी, ज़्यादा सांस लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी। तो ये कौन कर रहा है? ये कोऑर्डिनेशन है। जिस्म के एक हिस्से में कोई तब्दीली आई तो दूसरा भी उसके साथ तब्दील होता है। हमारे मसल्स कम काम कर रहे थे तो बाकी सिस्टम भी स्लो डाउन थे। जब हमारे मसल्स ने ज़्यादा काम किया तो हमारे दूसरे ऑर्गन्स भी उसके हिसाब से तेज़ हो गए। हमें गर्मी लगी तो हमें पसीना आने लग गया, हमें सर्दी लगी तो जिस्म कांपने लग गया। इसी तरह जो है वो हमें भूख लगी, हमारे जिस्म में ग्लूकोज की कमी हुई, हमें भूख का एहसास हुआ, हमने खा लिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में। जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो दिल को किसने बताया कि तुम्हें तेज़ होना है? सांस को किसने बताया तुमने तेज़ होना है? एक सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन का निज़ाम है हमारी बॉडी में। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है, पर थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है, पौधों में जो कोऑर्डिनेशन है वो सिंपल है। वो कैसे? एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है कोऑर्डिनेशन के लिए। ये जो हमें पसीना पैदा हो रहा है गर्मी में, ये नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। हमारे स्किन पे गर्मी के रिसेप्टर मौजूद हैं जो गर्मी को डिटेक्ट करते हैं। तो ब्रेन को मैसेज आता है, हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है, वो फिर मैसेज भेज देता है स्वेट ग्लैंड्स को। स्वेट ग्लैंड पसीना पैदा करने लग जाते हैं। पसीना क्यों पैदा हुआ? इस वजह से कि वो वेपरेशन होगी, आपको कूलिंग मिलेगी ताकि आपका जिस्म गर्म ना हो जाए। तो ये कोऑर्डिनेशन है। इसके अलावा और भी हमारे अंदर सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम, जो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन और भी बहुत से हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। वो भी कोऑर्डिनेशन के लिए होते हैं। जैसे आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, उसको कम करने के लिए इंसुलिन है। ये कोऑर्डिनेशन है। पौधों के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। पौधों के अंदर हार्मोन्स हैं जो कोऑर्डिनेशन करते हैं। पौधों के अंदर ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथीन, ये मुख्तलिफ हार्मोन्स बनते हैं। पौधे का बीज से लेकर पूरा बड़ा दरख्त बनने तक की हर एक्टिविटी को हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। उनमें भी कोऑर्डिनेशन है। जैसे मिसाल के तौर पे पौधे को आप पानी ज़्यादा देंगे, वो स्टोमेटा ओपन करता है, वह ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है। पौधे को आप पानी कम देंगे, वो स्टोमेटा क्लोज़ कर लेता है। पौधे को लाइट मिलती है तो फोटोसिंथेसिस खुद ही शुरू हो जाती है, लाइट नहीं मिलती फोटोसिंथेसिस खुद ही बंद हो जाती है। इस तरह पौधों की और भी कोऑर्डिनेशन की मिसालें हैं। जैसे कई पौधे ऐसे होते हैं जो मतलब कि जो साल्ट वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, नमकियात, तो जब उनको साल्ट वाला पानी मिलता है तो अपने पत्तों से साल्ट खारिज करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो जानवरों में कोऑर्डिनेशन के लिए दो निज़ाम हैं, एक है नर्वस सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। और पौधों में हार्मोन्स के ज़रिए कोऑर्डिनेशन होता है। और जानवरों में ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है, जानवरों में स्पेशली ग्लैंड्स मौजूद हैं। प्लांट्स में कोई ग्लैंड्स नहीं होते जो हार्मोन। प्लांट्स में सेल्स हैं जो कोई हार्मोन बनाते हैं, पर प्लांट्स में कोई ग्लैंड नहीं होता, स्पेशल कोई ऑर्गन टाइप बना हो कि इसने ग्लैंड, इसने कोई हार्मोन खारिज करना। तो ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं मल्टीसेलुलर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल। हाँ, बस कंपैरिजन में प्लांट थोड़े सिंपल हैं, उनके ऑर्गन्स भी सिंपल हैं। एनिमल कम्प्लेक्स हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम भी कम्प्लेक्स हैं, उनके अंदर नर्वस सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है। प्लांट्स में कोई ऐसे सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने स्टार्ट से टिश्यू लेवल से आगाज़ किया। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, प्लांट्स में भी हैं, एनिमल्स में भी हैं। टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जो है वो एनिमल्स और प्लांट का हमने कंपैरिजन पढ़ा। एनिमल में कम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं, वेल डिफाइंड हैं। प्लांट्स में इतने वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स और सिस्टम मिलकर मुकम्मल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये आज का हमारा इतना ही काफ़ी है। इसी को आप पढ़ें, समझें। इंशाल्लाह कल फिर नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अगले लेवल पे हम जाएंगे कि ऑर्गेनिज्म भी जब इकट्ठे हो जाएं तो फिर क्या होता है, फिर स्पीशीज़ बनती हैं, पॉपुलेशन बनती, कम्युनिटीज़ बनती। फिर हम अगले लेवल पे जाएंगे जो हाईएस्ट लेवल्स हैं। ये तो भी छोटे लेवल से ना, सेल लेवल से हम ऑर्गेनिज्म पे आगे।
अब जैसे सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाया था, अब ऑर्गेनिज़म भी जब इकट्ठे होंगे तो उनसे बनेगी स्पीशीज़, उनसे बनेगी पॉपुलेशन, पर वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, एटॉमिक लेवल से लेके हमने ऑर्गेनिज़म लेवल तक पढ़ लिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म, तो उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता करें, मुझे कमेंट्स में, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। अल्लाह निगहबान, इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।